नमस्कार। चलिए उत्तर प्रदेश के इस बेहद खास और बिल्कुल अलग तरह के एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हमें सिर्फ कुछ किताबों के पन्नों को नहीं पलटना है, बल्कि एक बहुत ही शानदार, एकदम सिनेमाई सफर पर निकलना है। हम उत्तर प्रदेश के भूगोल, इसकी नदियों, इसके पहाड़ों और यहाँ की मिट्टी की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। भाई यूपी का भूगोल उतना ही विशाल है जितना कि इसका इतिहास। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान के सफर की शुरुआत करते हैं, जो हमें राज्य की गहराई तक ले जाएगा। स्क्रीन पर जो नाम है PCS, ACF, RFO, RO/ARO, UPP, SI, UPTET और सुपरटेट, ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये वो विशाल और बेहद महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जो लाखों सपनों का फैसला करती हैं। और सच मानिए, सफलता के इन बड़े दरवाजों को खोलने के लिए उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे की समझ होना बिल्कुल जरूरी है। आज हम जिन भौगोलिक रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, वो सीधे तौर पर इन परीक्षाओं में हमारे सबसे बड़े हथियार साबित होंगे। तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही हमारे लिए सफलता की चाबी का काम करेगा। आइए फटाफट आज के अपने रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम 4 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, नदियां और जलवायु। दूसरा, कृषि और प्रमुख फसलें। तीसरा, खनिज और उद्योग। और चौथा, वन और वन्य जीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1, नदियां और जलवायु। अब जरा बिजनौर जिले के धामपुर इलाके की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। वहीं पर स्थित है रामगंगा बांध। ये कोई मामूली कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन का एक विशाल, एकदम शक्तिशाली प्रतीक है जो पूरे गर्व के साथ खड़ा है। बस कल्पना कीजिए उस विशाल जल संरचना की, जो राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से की प्यास बुझाने और खेती को जीवन देने के लिए स्थापित की गई है। बहुत ही कमाल की संरचना है ये। और हाँ, जब दो बड़े राज्य एक साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या चमत्कार होता है। गंडक नहर इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ये कोई आम सिंचाई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार के बीच एक बहुत ही बड़े पैमाने का जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है कि दो विशाल राज्यों की सरकारें एक साथ आकर एक ऐसी जलधारा का निर्माण करती हैं जो सीमाओं को पार करके लाखों किसानों के खेतों को हरा भरा कर रही है। अब बात अगर यूपी की जलवायु की हो रही है तो एक आंकड़ा बिल्कुल नहीं भूलना है, और वो है 40 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 40 डिग्री। ये कोई सामान्य नंबर नहीं है। उत्तर प्रदेश की गर्मियों का ये औसत अधिकतम तापमान है, जो सच में झुलसा देने वाली गर्मी का एहसास कराता है। इस भारी भरकम आंकड़े को एकदम पक्का याद रखना है, क्योंकि यही वो 40 डिग्री का तापमान है जो यहाँ की खेती, जीवन शैली और पूरे इकोसिस्टम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, कृषि और प्रमुख फसलें। नदियों की लहरों और चिलचिलाती गर्मी के बाद अब देखते हैं गेहूं उत्पादन के वो 2 सबसे बड़े और उपजाऊ क्षेत्र जो यूपी को सच में देश का अन्नदाता बनाते हैं। पहला है गंगा यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र, और दूसरा है गंगा घाघरा नदियों के मध्य का क्षेत्र। इन दो विशाल नदी घाटियों को तो दिमाग के नक्शे पर हमेशा के लिए उकेर लेना चाहिए। नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसी ने इस जमीन को भारत के सबसे बेहतरीन कृषि क्षेत्रों में बदल दिया है। यहीं से असली पैदावार की शुरुआत होती है। अब यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। चलिए एक छोटी सी चुनौती हो जाए। सवाल है, उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में कौन सा कथन गलत है। ये ना परीक्षा बनाने वालों का एक बहुत ही क्लासिक जाल है जो हमारी जानकारी की असली गहराई को मापता है। आइए देखते हैं कि वो कौन सा फैक्ट है जो देखने में तो एकदम सही लगता है, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। और ये रहा उस भ्रम को तोड़ने वाला जवाब। ये कथन पूरी तरह से गलत है कि उत्तर प्रदेश एक प्रमुख चना उत्पादक राज्य है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि यूपी गेहूं और गन्ने जैसे कई मामलों में एक निर्विवाद राज्य है, लेकिन जब बात चने यानी ग्राम के उत्पादन की आती है ना, तो ये मुख्य उत्पादक राज्य बिल्कुल नहीं है। बस यही वो बारीक सा अंतर है जो एग्जाम में पास और फेल के बीच की लकीर खींच देता है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 3 का, खनिज और प्रमुख उद्योग। उपजाऊ मिट्टी के इस हरे भरे संसार से थोड़ा बाहर निकलकर अब जमीन के नीचे चलते हैं। राज्य की औद्योगिक धड़कन को समझना सच में बहुत दिलचस्प है।
एक तरफ मिर्जापुर का बांसी और मखनी खोट क्षेत्र है, जहाँ की जमीन से नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जैसा बेहद अहम खनिज निकलता है। और दूसरी तरफ है चुर्क और डल्ला की औद्योगिक जमीन, जहाँ बड़े बड़े सीमेंट के कारखाने लगे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मिर्जापुर का कच्चा माल और चुर्क डल्ला की भारी मशीनें, ये दोनों मिलकर ही तो राज्य को असली मजबूती देते हैं। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 4 पर, वन और वन्य जीव। भारी मशीनों के शोर से दूर अब हम आ गए हैं हरियाली और सुकून की दुनिया में। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। भाई, चंबल का नाम सुनते ही जहन में वो गहरी, सिनेमाई और रहस्यमय घाटियों की तस्वीर उभर आती है ना। ये बेहद खूबसूरत वन्य जीव अभयारण्य ऐतिहासिक रूप से समृद्ध आगरा और इटावा जनपदों में फैला हुआ है। यही वो जगह है जहाँ प्रकृति अपने सबसे कच्चे और बेदाग रूप में मौजूद है। अपने अदम्य वन्य जीवों और खास भौगोलिक बनावट के लिए ये क्षेत्र बहुत मशहूर है। चलिए अब प्रकृति के संरक्षण के इस सफर को टाइमलाइन पर देखते हैं। 25 नवंबर 1974 ये वो ऐतिहासिक दिन है जब उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। इसी ने राज्य में पर्यावरण बचाने की एक आधिकारिक शुरुआत की थी। और फिर आया वर्ष 1990 का समय, जब पक्षियों के संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति आई। इसी साल सांडी, ओखला और बखीरा पक्षी विहार की स्थापना की गई। सच में इकोसिस्टम को बचाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो आज के इस पूरे सफर का असली निष्कर्ष क्या है? उत्तर प्रदेश के भूगोल पर महारत हासिल करना, चाहे वो बिजनौर की विशाल बांध हो या चंबल की रहस्यमयी घाटियां, ये सिर्फ कुछ तथ्यों को रटने का नाम नहीं है। ये पूरे सिलेबस को डिकोड करने की असली चाबी है। हमें इस राज्य को एक जीते जागते सांस लेते हुए नक्शे की तरह देखना होगा। जब हम इसके पहाड़ों, नदियों और मिट्टी से सीधे जुड़ जाएंगे ना, तो परीक्षा का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यही समाप्त करते हैं। गहराई से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।